हेलो प्यारे बच्चों, विनायक एजुकेशन ग्रुप में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का 4th लेक्चर। इसमें अपन बात करेंगे विद्युत आवेश का संरक्षण। तो विद्युत आवेश का संरक्षण क्या होता है, इसके बारे में अपन बात करते हैं। यानी कि इसके अनुसार किसी विलगित निकाय में किसी अनुक्रिया के पूर्व व पश्चात निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। यानी कि इसके अनुसार किसी विलगित निकाय में किसी अनुक्रिया के पूर्व व पश्चात निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण है जिनको अपन देखते हैं, उनमें आवेश संरक्षण की बात करेंगे अपन। तो देखिए आप, घर्षण द्वारा आवेशन में आवेश संरक्षण, घर्षण द्वारा आवेशन में आवेश संरक्षण, आवेश संरक्षण। तो घर्षण द्वारा आवेशन में आवेश संरक्षण की बात कर रहे हैं। तो इसमें देखिए आप, यानी कि किसी निकाय में विद्युतीय रूप से उदासीन रेशम का कपड़ा व कांच की छड़ लेते हैं। उदासीन रेशम का कपड़ा व कांच की छड़ लेते हैं। अतः निकाय में प्रारंभिक आवेश 0 होता है। अब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं। तो यहाँ पर कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम के कपड़े में चले जाते हैं। तो यानी कि कांच की छड़ पर धनात्मक आवेश आ जाता है और रेशम के कपड़े पर उतनी ही मात्रा में ऋणात्मक आवेश आ जाता है। अतः परिणामी रूप से निकाय में कुल आवेश का मान क्या होता है? 0 होता है। अतः घर्षण द्वारा आवेशन में आवेश का क्या होता है? संरक्षण होता है। इसका यानी कि यहाँ पर आवेश संरक्षण में अपन सेकंड एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, यानी कि नाभिकीय अभिक्रिया में आवेश का संरक्षण, नाभिकीय अभिक्रिया में आवेश का संरक्षण। तो देखिए बेटा, यहाँ पर नाभिकीय अभिक्रिया में आवेश का संरक्षण। नाभिकीय अभिक्रिया तो देखिए आप, नाभिकीय अभिक्रियाओं में आवेश का संरक्षण कैसे होता है उसके बारे में बात करते हैं। यानी कि नाभिकीय अभिक्रिया में भी आवेश का संरक्षण होता है। ठीक, तो इसमें देखिए आप आगे यहाँ पर, यानी कि उपरोक्त उदाहरण में यानी कि यहाँ पर देखिए, जो नाइट्रोजन का नाभिक है यानी कि 7N14, उपरोक्त उदाहरण में नाइट्रोजन के नाभिक पर, यानी कि ये किसका नाभिक है? नाइट्रोजन के नाभिक पर एल्फा कण का प्रहार किया जाता है। एल्फा कण यानी कि आप देखिए, एल्फा कण द्विधनायनित हीलियम कण ही क्या कहलाता है? एल्फा कण कहलाता है। यानी कि नाइट्रोजन के नाभिक पर एल्फा कण का प्रहार किया जाता है तो फ्लोरीन यानी कि 9F18 का नाभिक प्राप्त होता है। यानी कि ये 9F18 का जो नाभिक होता है ये संलयज नाभिक है और संलयज नाभिक स्थायी नाभिक में टूटने की प्रवृत्ति रखता है।
देखिए आप, यानी कि ये स्थायी नाभिक में टूटेगा 8O17 + 1H1। तो अभिक्रिया से पहले देखिए आप यहाँ पर आवेश 9 प्रोटॉन के बराबर आवेश है यहाँ पर, और अभिक्रिया के बाद भी यहाँ पर आवेश का मान कितना है, 9 प्रोटॉन के बराबर। तो यहाँ पर अपन ने देखा कि नाभिकीय अभिक्रियाओं में भी क्या होता है, आवेश का संरक्षण होता है। ठीक, अब तीसरा एग्जाम्पल लेके आए हैं। रेडियो एक्टिवता में आवेश का संरक्षण। रेडियो एक्टिवता में आवेश का संरक्षण। तो रेडियो एक्टिवता क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। यानी कि भारी नाभिक अल्फा, बीटा व गामा विकिरणों को उत्सर्जित करने का गुण रखते हैं। भारी नाभिक अल्फा, बीटा व गामा विकिरणों को उत्सर्जित करने का गुण रखते हैं, इसे रेडियो एक्टिवता कहते हैं। तो देखिए आप, यानी कि 92 यूरेनियम 238। अब इससे अल्फा कण यानी कि 2He4 अल्फा कण उत्सर्जन, यानी कि आपने देखा रेडियो एक्टिवता क्या होती है, यानी कि जो भारी नाभिक है, ये अल्फा, बीटा व गामा विकिरणों को उत्सर्जित करने का गुण रखते हैं। तो यहाँ पर अल्फा कण उत्सर्जन के, यानी कि इसमें से अल्फा कण का उत्सर्जन हो गया तो क्या बचा, 90 TH यानी कि 234 थ्योरियम का नाभिक। तो आप देखिए यहाँ पर, यानी कि यूरेनियम के, यानी कि 92 यूरेनियम के नाभिक से जब अल्फा कण का उत्सर्जन होता है, तो थोरियम का नाभिक प्राप्त होता है। आप देखिए अभिक्रिया से पहले आप देखिए यहाँ पर 92 प्रोटॉन के बराबर आवेश है, और अभिक्रिया के बाद में भी देखिए 90 और 2 92 प्रोटॉन के बराबर आवेश, यानी कि आवेश होता है। तो नाभिकीय अभिक्रियाओं में भी क्या होता है, आवेश का संरक्षण होता है। इसका फोर्थ एग्जाम्पल देखिए आप, यानी कि युग्म विलोपन अभिक्रिया में आवेश का संरक्षण। तो इसमें देखिए आप, यदि किसी निकाय में एक इलेक्ट्रॉन यानी कि -1E0, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, व एक पॉजिट्रॉन यानी कि +1E0 लिया जाए, यानी कि आप देखिए, यानी कि इनका प्रारंभिक आवेश क्या होता है, 0 होता है। इनका प्रारंभिक आवेश 0 होता है। अब यदि इन्हें मुक्त कर दिया जाए, अब क्या कर रहे हैं इन्हें, यानी कि यदि किसी निकाय में एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन लिया जाए, यानी कि प्रारंभिक आवेश क्या है, यहाँ पर 0 है, यानी कि -1 और +1 यानी कि 0, परिणामी आवेश क्या है यहाँ पर, 0। अब यदि इन्हें मुक्त कर दिया जाए, तो यहाँ पर क्या मिलता है, यानी कि गामा फोटोन, क्या मिलता है, गामा फोटोन, यानी कि ये एक प्रकार की ऊर्जा होती है, और ये क्या होता है, निरावेशित होता है। क्या होता है, ये निरावेशित होता है, और इसका मान होता है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मान होता है। तो देखिए आप, यहाँ पर आपने एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन लिया, यानी कि यहाँ पर प्रारंभिक यानी कि परिणामी आवेश क्या है, 0 है। अब यदि इन्हें मुक्त कर दिया जाए, तो आकर्षण बल के कारण ये एक दूसरे की ओर गति करते हैं और टकराकर विलुप्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ये विलुप्त हो जाते हैं, और वहाँ गामा फोटोन के रूप में
यानी कि गामा फोटोन क्या होते हैं, निरावेशित होते हैं। क्या होते हैं, निरावेशित होते हैं, यानी कि इनके ऊपर कोई आवेश नहीं होता है। तो अभिक्रिया से पहले ही देखिए आप, आवेश का मान क्या है, परिणामी आवेश शून्य, और अभिक्रिया के बाद में भी परिणामी आवेश का मान क्या होता है, शून्य होता है। अतः युग्म विलोपन अभिक्रिया में भी क्या होता है, आवेश का संरक्षण प्राप्त होता है। हेलो प्यारे बच्चों, अब अगला टॉपिक है विद्युत आवेशों की योज्यता। विद्युत आवेशों की योज्यता। तो देखिए आप यहाँ पर विद्युत आवेशों की योज्यता, विद्युत आवेशों की योज्यता। तो विद्युत आवेशों की योज्यता क्या होता है, देखिए आप, यानी कि विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। विद्युत आवेश योगात्मक होता है तथा किसी निकाय पर कुल आवेश का मान उस निकाय में उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी कि किसी निकाय में कुल आवेश उस निकाय में उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। फिर देखिए आप, धनात्मक एवं ऋणात्मक आवेशों को वास्तविक संख्या के समान ही जोड़ा जाता है। वास्तविक संख्या के समान ही जोड़ा जाता है। आवेशों का योग करते समय इनके चिन्हों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे अभी बात करते हैं यहाँ पर, यदि किसी निकाय में +10Q -4Q तथा 5Q आवेश है, तो निकाय पर परिणामी आवेश का मान यानी कि +4Q आवेश के बराबर होता है। और यदि निकाय उदासीन है, यानी कि निकाय में कोई आवेश नहीं है, यदि किसी वस्तु पर आवेशों का योग शून्य है, यदि किसी वस्तु पर आवेशों का योग शून्य है, तो वह निकाय उदासीन कहलाती है। वह निकाय क्या कहलाती है, उदासीन कहलाती है। विद्युत आवेश की निश्चरता, यानी कि विद्युत आवेश, देखिए टॉपिक विद्युत आवेश की निश्चरता में देखिए, विद्युत आवेश निर्देश तंत्र के चुनाव से स्वतंत्र होता है। विद्युत आवेश निर्देश तंत्र के चुनाव से स्वतंत्र होता है, अर्थात किसी वस्तु पर आवेश परिवर्तित नहीं होता है। इनकी टॉपिक क्या है, विद्युत आवेश की निश्चरता। निश्चरता यानी कि विद्युत आवेश निर्देश तंत्र के चुनाव से क्या होता है, स्वतंत्र होता है, अर्थात किसी वस्तु पर आवेश परिवर्तित नहीं होता है। वस्तु या प्रेक्षक की चाल चाहे जो भी हो, अर्थात दूसरे शब्दों में, यानी कि किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं करता है। यानी कि विराम अवस्था में आवेश का मान बराबर गतिमान अवस्था में आवेश का मान। ठीक, तो यानी कि गतिमान विरामावस्था में आवेश का मान बराबर गतिमान अवस्था
में आवेश का मान, यानी कि Q विरामावस्था, Q विरामावस्था बराबर Q गतिमान अवस्था। देखिए आप यहाँ पर छोटी सी परिभाषा, यानी कि विशिष्ट आवेश। विशिष्ट आवेश क्या होता है? यानी कि किसी कण के आवेश स्मॉल q, किसी कण के आवेश स्मॉल q तथा उस कण के द्रव्यमान स्मॉल m का अनुपात विशिष्ट आवेश कहलाता है। किसी कण के आवेश स्मॉल q तथा कण के द्रव्यमान का अनुपात विशिष्ट आवेश कहलाता है। और विशिष्ट आवेश का मान कण के वेग पर निर्भर करता है, यानी कि यहाँ पर वेग का मान बढ़ेगा, विशिष्ट आवेश का मान कम होता है। विद्युत आवेश और द्रव्यमान में अंतर। तो देखिए आप विद्युत आवेश और द्रव्यमान में क्या क्या अंतर है। विद्युत आवेश और द्रव्यमान में अंतर, यानी कि आप देखिए विद्युत आवेश धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य होता है, जबकि किसी पदार्थ का द्रव्यमान हमेशा धनात्मक होता है। विद्युत आवेश का क्वांटीकरण होता है। विद्युत आवेश का क्या होता है? क्वांटीकरण होता है। द्रव्यमान के क्वांटीकरण का अभी तक कोई अस्तित्व नहीं है। आवेश पदार्थ के वेग पर निर्भर नहीं करता है। आवेश पदार्थ के वेग पर निर्भर नहीं करता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान वेग के बढ़ने पर बढ़ सकता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान वेग के बढ़ने पर बढ़ सकता है। फिर देखिए आप, आवेश का सदैव ही संरक्षण होता है। आवेश का सदैव ही संरक्षण होता है। द्रव्यमान का सदैव संरक्षण नहीं होता है, क्योंकि द्रव्यमान का कुछ रूप ऊर्जा के रूप में लुप्त हो जाता है। ठीक प्यारे बच्चों, तो आपने देखा विद्युत आवेश और द्रव्यमान में अंतर, यानी कि विद्युत आवेश, यानी कि पहला पॉइंट क्या है, यानी कि विद्युत आवेश धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। विद्युत आवेश धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है, जबकि द्रव्यमान देखिए किसी पदार्थ का द्रव्यमान हमेशा धनात्मक होता है। फिर दूसरा पॉइंट, यानी कि विद्युत आवेश का क्वांटीकरण होता है। द्रव्यमान के क्वांटीकरण का अभी तक कोई अस्तित्व नहीं है। आवेश पदार्थ के वेग पर निर्भर नहीं करता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान वेग के बढ़ने पर बढ़ सकता है। आवेश का सदैव ही संरक्षण होता है, और फिर आप जानते हो द्रव्यमान का सदैव संरक्षण नहीं होता है, क्योंकि द्रव्यमान का कुछ रूप ऊर्जा के रूप में लुप्त हो जाता है। तो यहाँ पर आप, यानी कि अपन ने विद्युत आवेश और द्रव्यमान में अंतर की बात की थी। तो यहाँ पर देखिए विद्युत आवेश धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है, और किसी पदार्थ का द्रव्यमान हमेशा धनात्मक होता है। विद्युत आवेश का क्या होता है? क्वांटीकरण होता है, लेकिन द्रव्यमान के क्वांटीकरण का अभी तक कोई अस्तित्व नहीं है। फिर देखिए फोर्थ पॉइंट, आवेश पदार्थ के वेग पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि आवेश का जो मान है वह वेग पर निर्भर नहीं करता है, जबकि किसी वस्तु का द्रव्यमान वेग के बढ़ने पर बढ़ सकता है। यानी कि यहाँ पर द्रव्यमान का मान किसके ऊपर निर्भर कर रहा है? वेग के ऊपर निर्भर करता है। फिर देखिए आवेश का सदैव ही संरक्षण होता है। आवेश का सदैव ही संरक्षण होता है। द्रव्यमान का सदैव क्या नहीं होता है? संरक्षण नहीं होता है, क्योंकि द्रव्यमान का कुछ रूप ऊर्जा के रूप में
विलुप्त हो जाता है, यानी कि लुप्त हो जाता है।